आदमी बस एक सुंदर महिला को घर ले आया सोने के लिए, और जागने पर उसने पाया कि उसका किडनी छीन लिया गया है। उसे कभी नहीं लगा कि उसकी किडनी इतनी मांग वाला नीलामी का सामान बन जाएगी। वह आदमी उसे कहता है, जब दाजुआंग सोकर उठा, उसने अपना मोबाइल निकाला और डेटिंग ऐप खोला। उसने देखा कि उसने फिर से किसी खूबसूरत लड़की से मिलने का वक्त तय कर लिया है। उसके बगल में जो महिला थी वह कल की डेट पर आई थी। काम खत्म होते ही दाजुआंग ने बिना दया दिखाए उसे वहां से जाने को कह दिया। आने वाले दिनों में दाजुआंग हर रोज अलग अलग महिलाओं के साथ वक्त बिताता और उसके बाद बहाने बनाकर उन्हें भेज देता। जब भी उसे फुर्सत मिलती वह फिर से डेटिंग ऐप खोलकर अगला निशाना ढूंढने लगता। ऑफिस लौटने पर दाजुआंग ने इस डेटिंग एप्लीकेशन को अपनी सहकर्मी शाओमी को भी सुझाया, लेकिन शाओमी का मानना था कि यह एप्लीकेशन सिर्फ कुछ असामान्य लोग ही इस्तेमाल करते हैं। उसने दाजुआंग को सलाह दी कि वह जल्दी से एक अच्छी और गंभीर गर्लफ्रेंड ढूंढ ले, लेकिन दाजुआंग इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि वह शरीर से मजबूत और दिखने में अच्छा है और उसे अपनी जवानी का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और इस खुशी के समय का आनंद लेना चाहिए। तभी दाजुआंग का फोन बज उठता है और बॉस उससे बातचीत के लिए मिलते हैं। बॉस उसके हाल के प्रदर्शन से बेहद नाखुश था। ऑफिस देर से आना, काम के समय हमेशा मोबाइल देखना। अगर उसकी माँ पहले बॉस की सेक्रेटरी नहीं होती तो उसने कब का उसे निकाल दिया होता। जैसे ही बॉस उसे डांट रहे थे, दाजुआंग ने फिर से मोबाइल निकालकर डेटिंग ऐप खोला और देखा कि एक नाम नाना वाली महिला ने उसे मैसेज भेजा है। बॉस की बातों पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। जब बॉस ने देखा कि वह मोबाइल पर था तो दाजुआंग को मजबूरन मोबाइल को जेब में रखना पड़ा। बाहर आकर दाजुआंग ने नई मुलाकात का लक्ष्य शाओमेई को दिखाया, पर शाओमेई को देखकर लगा कि सामने वाला कोई अच्छा इंसान नहीं है और उसने सावधान रहने की चेतावनी दी। लेकिन दाजुआंग जो मोहित था सुनने को तैयार नहीं हुआ। रात को दाजुआंग बार में नाना से मिलने गया। मिलते ही नाना ने दाजुआंग से पूछा, एक और मार्टिनी लेना पसंद करेंगे? मैं हमारी गर्भरात के बाकी समय के लिए पूरी तरह स्पष्ट रहना चाहता हूँ। नमस्ते। उसके बाद दाजुआंग उसे घर ले आया और जैसे ही मुख्य विषय पर आने की तैयारी कर रहा था, नाना ने अचानक उसे बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगा दिया। अगले ही क्षण दाजुआंग गहरी नींद में चला गया। अगले दिन जब वह जागा तो उसने पेट में तेज दर्द महसूस किया। पट्टी हटाई तो देखा कि उसके पेट पर एक बड़ा घाव था। वह दर्द को बर्दाश्त करते हुए अस्पताल की ओर भागा। जांच के बाद पता चला कि उसकी किडनी निकाल दी गई थी। दाजुआंग सुनकर अविश्वास में पड़ गया और सोचने लगा कि डॉक्टर उससे मजाक कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सिर्फ बाईं किडनी ही नहीं हटाई गई है और तुम्हारे शरीर के भीतर एक उपकरण जैसा कुछ लगाया गया है जो अत्यधिक कुशलता से तुम्हारी धमनी के नसों पर स्थापित किया गया है। यहाँ तक कि अस्पताल भी नहीं जानता कि इसका क्या प्रभाव है। यह सुनकर दाजुआंग को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने डॉक्टर से इसे निकालने की गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि उसने कुछ विदेशी प्रसिद्ध विशेषज्ञों से संपर्क किया है, फिर भी वे कोई तरीका नहीं खोज पाए हैं। अगर जबरदस्ती निकाला गया तो संभव है कि भारी खून बह सकता है। इसी बीच पुलिस ने दाजुआंग के द्वारा नाना का वर्णन करने पर पाया कि उस व्यक्ति का कोई पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ तक कि पास के सीसीटीवी वीडियो भी सभी हटा दिए गए। पुलिस भी फिलहाल असहाय है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शाओमेई दाजुआंग की देखभाल कर रही थी। दाजुआंग ने एक आकृति बनाई और शाओमेई को दिखाई। असल में दाजुआंग ने जब नाना के साथ डेटिंग की थी तब देखा था कि उसकी पीठ पर यही आकृति का टैटू था। उसने अपने मोबाइल से इस वास्तविक आकृति को स्कैन किया और पाया कि यह आकृति प्राचीन रोमन प्रजनन देवी का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद डॉक्टर ने फोन पर दाजुआंग को बताया कि उसके शरीर के भीतर का अंग धीरे धीरे बढ़ने लगा है और फिलहाल यह नहीं पता है कि इसका उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। देर न करते हुए दाजुआंग तुरंत दुकान के विशेषज्ञ चांग माओ के पास पहुंचा और 50,000 अमेरिकी डॉलर की कीमत पर उसे नाना का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा। जल्दी ही चांग माओ ने टैटू के पैटर्न के आधार पर इंटरनेट पर एक रहस्यमय जगह का पता लगाया जहाँ वे विशेष रूप से कुछ चालाक अनुभवों में शामिल होते हैं। हालांकि यह पता नहीं है कि गतिविधियों की सामग्री क्या है, लेकिन वे अगले हफ्ते एक और आयोजन करेंगे। देखिए हर किसी की राय। ये सुनने के बाद दाजुआंग ने 10 लाख रुपए खर्च करके एक प्रवेश टिकट खरीदी। यहाँ हर व्यक्ति को सिर पर हुड पहनकर आना था। जैसे ही दाजुआंग अंदर आया उसने देखा कि हॉल में एक नीलामी आयोजित की जा रही है और नीलामी की जा रही थी इंसानी शरीर के विभिन्न अंगों की। दाजुआंग हॉल में चारों ओर तलाश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका गुर्दा यहाँ है या नहीं। तभी नीलामीकर्ता मंच पर नीलामी की वस्तु का परिचय देते हुए कह रहा था कि यह एक 18 साल की पूरी तरह से शाकाहारी लड़की से निकाला गया अंग है और इसकी बोली 20 लाख डॉलर से शुरू होती है और जल्दी ही 1 करोड़ तक पहुँच गई। दाजुआंग ने उत्सुकतावश अपने पास खड़े व्यक्ति से पूछा कि लोग इन अंगों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, किसी ने उसे बताया कि कुछ लोग अपने लिए पार्ट्स बदलवाने के लिए खरीदते हैं। कुछ लोग इन्हें खरीदकर जरूरतमंद लोगों को ऊंचे दाम पर बेच देते हैं और कुछ लोग तो इन अंगों को स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तभी दाजुआंग ने ऊपर देखा और एक परिचित चेहरा देखा जो कि नीलाम हो रहा था। दाजुआंग ने सीधे उस पर बंदूक तान दी और उसे तहखाने में ले जाकर पूछा कि उसने उसकी किडनी क्यों निकाली। असल में नाना का काम बस बड़ा जुआन को बेहोश करना था। वहाँ नाना ने बड़े जुआन को बेहोश होते हुए देखा। इसके बाद एक पेशेवर टीम आई और उसका गुर्दा निकाल लिया तथा उसके शरीर में कुछ और डाल दिया। नाना ने कहा कि उसे नहीं पता वह क्या है, पर वह बस इतना जानती है कि उसके शरीर में वह चीज डालने के बाद तुम पहले से ज्यादा कीमती हो जाते हो, क्योंकि वे कभी भी तुम्हारे शरीर से वह चीज निकालने के लिए वापस आ सकते हैं और तब तुम बिल्कुल बेकार हो जाओगे। नाना भी बस उन्हीं में से एक थी जिससे गुस्से में आकर दाजुआंग ने उसे गोली मार दी और वह भी उन्हीं का हिस्सा बन गया। अगले दिन दाजुआंग पुलिस को लेकर कल की गतिविधि स्थल पर पहुंचे, लेकिन यह जगह अब एक पुस्तकालय बन चुकी थी और पुलिस ने उन्हें बताया कि कल यहाँ एक पुस्तक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया था। कोई नीलामी नहीं हुई थी और पुलिस के पास सभी लोगों की डिनर पार्टी की सूची भी थी। इस जगह खड़ा हूँ, कोई भी नहीं। वेम्पायर ट्वाइलाइट किताब हस्ताक्षर। लेकिन पुलिस को पास में एक महिला की लाश मिली और सरकार तथा दाजुआंग ने जैसा बताया था वैसा ही नैना जिसने उसके अंग निकाले थे। इसलिए पुलिस दाजुआंग को जांच के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी कर रही थी।
रास्ते में दा जुआंग ने हत्या और शव फेंकने के अपने अपराध को कबूल किया, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पुलिस कार पुलिस स्टेशन की ओर नहीं जा रही थी, बल्कि और दूर होती चली गई। ये देखकर दा जुआंग को समझ आया कि पुलिस भी उसी गिरोह की थी, इसलिए उन्होंने पिछली रात हुए सब कुछ को छिपाने में मदद की थी। जब वह दोबारा जागा तो उसने अपने सामने बॉस और शाओ मई को खड़ा देखा। दा जुआंग ने सोचा कि बॉस उसे बचाने आया है, लेकिन वह 10-15 मिनट तक इंतजार करता रहा। बॉस ने काफी देर इंतजार किया, लेकिन दोनों में से किसी की भी कोई हरकत नहीं हुई। इसके बाद बॉस ने उसे कंपनी के नवीनतम विकसित परियोजना के बारे में बताया, जो है कृत्रिम अंग नफुताई नली ग्रंथि। और दा जुआंग का शरीर उनके परीक्षण का बर्तन था। जब अंग उसके शरीर में पूरी तरह विकसित हो जाएगा, तब यह नए प्रकार के हार्मोन उत्पन्न करेगा, जो न सिर्फ मानव शरीर की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि नई तरह की सुखानुभूति भी लाएगा, खासकर मध्यम और वृद्ध महिलाओं के लिए। बॉस ने नए अंग की कोशिश की, जिससे उन्हें फिर से पहले की जवान लड़की जैसी अनुभूति हुई। आखिर में दा जुआंग के शरीर के अंदर की नाफ्तालिन ग्रंथि नीलामी में बोली लगाने की वस्तु बन गई, और ये लाल मास्क पहनकर बोली लगाने वाले सभी अमीर महिलाएं थीं। जल्द ही इस नाफ्तालिन ग्रंथि को एक अमीर महिला ने ऊंची कीमत पर खरीद लिया। 2.3 बिलियन। बढ़ती हुई अंदर बढ़ती